हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपका क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, मौसम विज्ञान। ठीक है, तो टॉपिक जो है आज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वह यह पढ़ा है कि आपका यह आपका सूरज हो गया। सन से जो लाइट आती है उसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। तो यह आपका सूरज हो गया, और सूरज से जो लाइट आ रही है उसको हम लोग सूर्यातप बोलते हैं या आतपन बोलते हैं। इस सनलाइट को जो है क्या करता है, अर्थ जो है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो पृथ्वी इसको धारण करती है। तो यहाँ यह इसकी जो है सो हीट है बढ़ गया, अमाउंट जो है सो डिग्री। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ द कोल्डनेस या हॉटनेस होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? बढ़ गया। तो यहाँ पे ये तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो देखिए आपका ड्राइविंग फैक्टर जो है क्या है? सूरज है। सन इज़ द ड्राइविंग फैक्टर। यहाँ से आपका जो लाइट आ रही है ये किस नेचर की होगी? हमने उस दिन बताया था आपको, यह शॉर्ट वेव का होगा, या कहिए कि लघु होगा, लघु तरंगदैर्घ्य हो गया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। गांव के बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं तो उनको भी दिक्कत नहीं हो। तो ये आपका इंसुलेशन हो गया। इंसुलेशन से क्या हुआ? अर्थ सरफेस आपका एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर बना। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक जो है हमारा, क्योंकि अब अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर कोई एक वर्ड में या एक लाइन में कह दिया जाए किसी को कि भाई पूरी क्लाइमेटोलॉजी को आप एक लाइन में डिस्क्राइब कर दीजिए, तो हम मान जाएं। बहुत कम लोग होंगे, मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वही इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हैं। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप उसके बारे में कोई बात कह नहीं पाएंगे ढंग से। तो उसको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। आप एक दिन 2 दिन में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, हाँ, लेकिन एक निश्चित ड्यूरेशन में, एक निश्चित ड्यूरेशन से ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर आप पीएचडी करने लगे हैं, फिर उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन को पास करना है। तो एग्जामिनेशन को पास करना है तो जो लोग पहले से इस पर काम कर रहे हैं वो आपको गाइडलाइन देते हैं कि देखो ऐसा होता है, तो आप इसको सीख लो और आगे बढ़ जाओ। अगर आप पीएचडी करने लगोगे तो फिर टीचर बन जाओगे, जैसे हम लोग बन गए। तो यहाँ पे देखिए, सन हो गया इंसुलेशन, अर्थ ऑब्जर्व कर रहा है, टेम्परेचर हुआ। जब टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? प्रेशर चेंज होगा। या दाब जो है सो चेंज हो गया या बदलेगा। देखो आप, तो यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर घटा या टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि प्रेशर घटेगा या प्रेशर बढ़ेगा। मतलब कि प्रेशर घटेगा या प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर। क्योंकि प्रेशर अभी बताया नहीं है इसलिए हम आपको डिस्क्राइब नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक लाइन में अगर आपसे कोई बोलता है कि क्लाइमेटोलॉजी को डिस्क्राइब कर दो, तो मैं एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ पूरी क्लाइमेटोलॉजी को। सूरज हो गया, इंसुलेशन हो गया, अर्थ ऑब्जर्व कर रहा है, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, तो फिर प्रेशर घटेगा बढ़ेगा। जब प्रेशर घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा? विंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, हवा चलने लगेगी। एक जगह ज़्यादा प्रेशर है, जैसे पॉइंट ए है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, और ये पॉइंट बी है, यहाँ कम प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा प्रेशर से हवा कम प्रेशर की तरफ क्या करने मूव शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर का भी डिफरेंस होगा, टी ए, और यहाँ पे हो गया टी बी हो गया। तो टेम्परेचर का भी डिफरेंस रहा होगा, तब जाके प्रेशर चेंज हुआ। और जब प्रेशर चेंज हुआ तो क्या हुआ? हवा का प्रभाव चालू हो जाएगा। अब जब हवा चलेगा तो हवा का नेचर होता है कि जहाँ से आ रहा है हवा, जिस डायरेक्शन से आ रहा है वह सूखा है, मतलब कि वहाँ पे सूखा है या वहाँ पे नमी है। तो अगर वह हवा सूखा है तो जहाँ से आ रहा है बीच में कोई भी जल राशि मिलेगी उससे वह क्या करेगा? मॉइस्चर को गेन कर लेगा, तो वो आर्द्र बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी
ठीक है, या सापेक्ष आर्द्रता, इसमें बदलाव आएगा। और जब हवा उस मॉइस्चर को पकड़ लेगी, हवा जब उस मॉइस्चर को पकड़ लेगी तो हवा जो है सो चूँकि धरती एकदम प्लेन तो नहीं है, अगर वह एकदम प्लेन नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं घर है, कहीं कुछ है, तो हवा क्या होगा, हवा या तो ऊपर उठेगा नहीं तो नीचे गिरेगा। ऊपर उठा और नीचे गिरा तो उसका प्रभाव ये होगा कि यहाँ पे वर्षा होगा, तो इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। वर्षा होगा, और जब वर्षा होगा तो क्या होगा, वर्षा होगा तो बायोडाइवर्सिटी आएगी, या कहिए कि जैव विविधता आएगा, बहुत सारे जीव जंतु का वहाँ पे प्रभाव हो जाएगा। और जैव विविधता जो है सो जीवन का मूल है। ओके, तो ये हम लोग जो है सो इसी को पढ़ेंगे पूरे पूरे क्लाइमेटोलॉजी में। अगर आपसे कहा जाए तो इसी को हम लोग को पढ़ना है पूरे क्लाइमेटोलॉजी में। और आपसे इंटरव्यू पैनल अगर आपसे पूछ देता है, कहीं अच्छा इंटरव्यू पैनल में फंस गए हैं आप, और आपसे पूछ देता है कि सर आप जो है सो पूरे क्लाइमेटोलॉजी को एक लाइन में हमें बताना है, आप क्या कीजिएगा बताइए। तो आपको यहाँ पे ऐसे चलना पड़ेगा कि सर हमको सन से इंसुलेशन आता है, सूर्य तप बोलते हैं, शॉर्ट वेव नेचर का होता है, इसको अर्थ एब्जॉर्ब करता है, अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद इसको रिलीज करता है, रिलीज करता है तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, जब प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा तो हवा का फॉर्मेशन हो जाएगा, विंड का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और जब विंड का मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, वो हवा कहीं से आ रही है तो उसके पास मॉइस्चर है या नहीं है, तो मॉइस्चर को गेन करेगी कहीं वाटर बॉडी से। फिर क्योंकि हमारा जो अर्थ सरफेस है प्लेन नहीं है, टोपोग्राफी अप एंड डाउन है, तो हवा अप जाएगी तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और फिर क्या होगा, वर्षा हो जाएगा, फिर बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी, और जीवन का ये यही मेन मूल मंत्र है। तो ये जो है सो आपका पूरा का पूरा, अगर क्लाइमेटोलॉजी या मौसम विज्ञान को एक लाइन में अगर कोई बोलता है आपको डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पूरे क्लाइमेटोलॉजी का सार यही है। तो हम लोग को यही पूरी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है इंसुलेशन के बारे में, अर्थ एब्जॉर्ब कर रहे वो पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर का अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये डायग्राम हम बराबर बनाते रहेंगे ताकि आपको याद रहे कि हमें कहाँ पे आ गए हैं हमें, और हमें जाना कहाँ पे है। ठीक है, पूरे आपको क्लाइमेटोलॉजी में इसी पे चर्चा होनी है, और आपको इससे बढ़िया कोई, मतलब बहुत सारे लोग क्लाइमेटोलॉजी आप यूट्यूब पे देखिए पढ़ाए होंगे, लेकिन शायद ही कोई अगर एक दो आदमी होगा जो इसको डिस्क्राइब किया होगा कि ऐसे क्लाइमेटोलॉजी भी ऐसी कोई चीज़ होती है। हाँ जी, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं आपका, यह जो है सो आपका क्या है, तो यह अर्थ है। यहाँ पे यह जो है सो 0 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका हो गया 23 1/2 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर हो गया, कर्क रेखा हो गया, और ये हो गया 23 1/2 साउथ ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन हो गया। ठीक है, मकर रेखा हो गया, और 0 वाला जो है सो ये इक्वेटर हो गया। सूरज जो है मान लीजिए यहाँ पे है, तो वह एक बार यहाँ जाता है, तो यह जो है सो 21 जून का हो गया, और मान लीजिए कि यह सितंबर हो गया, ये आपका जून हो गया, ये सितंबर हो गया, और फिर जो है सो सूरज यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से अपन शुरू करते हैं दिसंबर से, आपको जो है सो ये जनवरी फरवरी का मान लो कि ये मार्च का महीना हो गया, फिर ये जून हो गया, फिर लौट के आएगा तो ये सितंबर होगा यहाँ पे, और फिर नीचे जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये दिसंबर हो जाएगा। ये चक्र पूरा होता है। साल भर में सूरज जो है सो दिसंबर से शुरू होता है, यहाँ मार्च आया, यहाँ पे 21 जून को यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे, फिर 23 सितंबर को यहाँ आ गया, फिर 22 दिसंबर को यहाँ आ गया। तो ये चक्र साल भर चलता है, और सूरज का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो सन का मूवमेंट आपको समझ में आ गया। तो इससे एक चीज़ समझ में क्या आया, इससे ये चीज़ समझ में आया कि इस वाले जोन में
हम आपको यहाँ पे अगर बना दें कि, या फिर इसको थोड़ा साफ बनाया जाए, तो हमने आपको यहाँ पे ये बना दिया, ये 0 हो गया, ये 23 1/2 नॉर्थ हो गया, ये 23 1/2 साउथ हो गया। ये 3 लाइन हो गई, ये 0 डिग्री, 23 1/2 नॉर्थ, 23 1/2 साउथ। ओके, अब हमारे सूरज का मूवमेंट जो है सो मान लीजिए हमारा दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो दिसंबर से मूव करके मार्च में यहाँ पे आएगा, जून में यहाँ पे आएगा। तो एक बार ये गया ऐसे, अब फिर जो है सो लौटेगा, तो फिर जो है सो आपको यहाँ पे आएगा, और फिर जो है सो यहाँ पे आएगा। तो इधर के बनिस्पत मतलब ये वाले एरिया में आपको, और इस वाले एरिया में टेम्परेचर कम होगा, और इस वाले एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि सूरज का मूवमेंट इसी के अलोंग हो रहा है, या इसी में आपको ऐसे हो रहा है, जबकि इधर सूरज जो है सो 90 डिग्री रेज यहाँ पे नहीं पड़ेगा, इस एरिया में 90 डिग्री पे रेज नहीं पड़ेगा, तो इसलिए जो है सो यहाँ पे टेम्परेचर का उतना प्रभाव नहीं होगा। इसलिए इस एरिया में बर्फ़ का हमेशा जमावड़ा रहेगा, या बर्फ़ ज़्यादा रहेगा, और इस एरिया में बर्फ़ नहीं रहेगा। और अगर मिलेगा भी आपको कहीं बर्फ़, तो वह हाई अल्टीट्यूड पहाड़ों पर मिलेगा, जहाँ पे ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है। हमने आपको बताया था उस दिन, इसलिए टेम्परेचर कम होता है। क्योंकि जो हमारे नए बच्चे अगर वो जुड़े हैं, तो उनके लिए एक थोड़ी सी बात है कि यहाँ पे है क्या कि ग्रेविटी है अर्थ का, मान लो कि ये आपके अर्थ हो गया, तो ग्रेविटी जो है सो अर्थ का जो है सो इनको, इन हवाओं को, गैस को, डस्ट को और वेपर को खींच रहा है। तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा है, और लॉन्ग वेव जो है सो अब यहाँ से अर्थ, यहाँ से सूरज की किरणें 90 डिग्री पर ही इसको गर्म हुआ तो एक लॉन्ग वेव निकालेगा, या निकालेगा जैसे ही, तो ये हवाएं क्या करती हैं, कैप्चर, जो पास में रहेगी वो ज़्यादा खा लेगी, और ऊपर वाली हवाओं को ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए नीचे वालों के पास ज़्यादा टेम्परेचर है, और ऊपर वालों के पास कम टेम्परेचर है। या हम लोग कहें कि अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, या धरती से आसमान में जाते हैं, तो टेम्परेचर हमें कम मिलता है, और धरती पर टेम्परेचर, या धरती के जस्ट बाद में टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। उसका रीज़न यही है। ठीक है, तो हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको अब बताने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये ख़राब हो गया भाई, तापमान का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, या तापमान का वितरण। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोगों को दो तरह से इसको पढ़ना पड़ेगा, और वह दो तरह से कैसे होगा भाई? तो वो ऐसे होगा, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल, या हिंदी में हम लोग इसको क्षैतिज बोलते हैं। तो तापमान का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, या क्षैतिज वितरण, और दूसरा हो गया वर्टिकल, जिसको लंबवत बोलते हैं हम लोग। तो तापमान का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड तापमान का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हियर the temperature distribution on earth's surface have been divided into the two parts. One part that is the horizontal distribution, as we move from the 0 degree to 90 degree, and another part one is that vertical distribution, that we moving from surface of earth to the upward manner, and temperature has been the reduces. Okay, तो ये जो है सो आपका तापमान का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हम लोग सबसे पहले इसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे वो थोड़ा सा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे। चलिए इसको मिटा दें हम।
जो भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को बीच में भी शेयर करें और कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। और उसके अलावा आप फेसबुक पे इसको शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आपके द्वारा हमको दिया गया रिवार्ड है। हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं तो आप हमें रिवार्ड में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसका ग्रोथ हो, लोगों तक पहुँचे और हम लोग कुछ अच्छा काम कर पाएँ। तो प्लीज़ ये हमारा आपसे निवेदन है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो आपका यह अर्थ है, और अर्थ में आपको हम अभी उधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि फिर मामला जो है सो गड़बड़ होने लगेगा, हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। लेकिन ये हमेशा नहीं जाएगा, ये आपको मैक्सिमम जो होगा यह ट्रोपोपॉज तक होगा। आपको ये कि 20 किलोमीटर तक बहुत होगा तो होगा, उसके बाद नहीं होगा। फिर उसका अलग अलग प्रक्रिया है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, यहाँ पे यह समझते हैं कि एज वी मूव अपवर्ड टेम्परेचर रिड्यूसेस। ऊपर जाने पर तापमान कम होगा, ये हम लोगों ने पहले ही दिन देख लिया है, आज भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं और उसको समझना पड़ेगा आपको। तो वो दो चीज़ें क्या है कि मान लीजिए, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस का एक टुकड़ा हमने यहाँ ले लिया है, ओके, और यहाँ पे ये हमारे सूरज हैं, ओके, दैट इज़ द सन हो गया, और इस सरफेस ऑफ अर्थ हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सूरज की लाइट यहाँ पे अगर पड़ेगी तो ये 90 डिग्री पे पड़ेगी, और इधर थोड़ा सा तिरछा पड़ेगा, इधर थोड़ा सा तिरछा पड़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमने एक दिन और आपसे बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ पे आपका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ओके। अब क्या है यहाँ पे कि इसमें टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब मान लीजिए कि अर्थ की टेम्परेचर यहाँ पे, जैसे सन के टेम्परेचर आपको मान लीजिए पॉइंट ए पे ये पड़ा जहाँ पे, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे दो तरह से हवाएं उठेगी। एक होता है आपका जब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि हमने अब यहाँ पे इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो यहाँ से टेम्परेचर निकलना शुरू हो जाएगा रेडिएशन के रूप में, लॉन्ग वेव के रूप में, ओके। तो यहाँ पे जो है सो यह जो है सो सिर्फ और सिर्फ जो है सो टेम्परेचर जा रहा है, हवा नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर जा रहा है, समझना बात को, ठीक है। तो ये जो है सो रेडिएट कर रहा है, अर्थ जो है सो टेम्परेचर को रेडिएट कर रहा है या निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है। अर्थ जो है सो चीज़ों को अपने से निकाल रहा है, ठीक है। तो अर्थ जब ऐसा करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य हास्य दर। नॉर्मल लैप्स रेट या समान हास्य दर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ओनली जो है सो यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है, क्योंकि गैस, धूलकण और डस्ट है, ये अर्थ सरफेस पे गैस, धूलकण और डस्ट है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर जा रहा है।
यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर जा रहा है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं है। मान लीजिए कि हम अगर कहें कि इस पॉइंट को ले लें और इस पॉइंट को ले लें, तो यह समझिए कि यह पॉइंट है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं, तो धीरे धीरे टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो इसको कहा जाता है कि नॉर्मल लैप्स रेट। और यह जो है सो रेडिएशन हो रहा है, यह रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल लैप्स रेट जो है सो आपका, अगर हम कहें तो नॉर्मल लैप्स रेट को हम लोग NLR लिख सकते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट समान ह्रास दर को NLR लिख सकते हैं, ओके। तो नॉर्मल लैप्स रेट जो है सो आपका, ये जो है सो अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ पे है आपका कि 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, मतलब नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर टेम्परेचर कम है। तो आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो नीचे वाले यही टेम्परेचर को, जो नीचे वाली गैसेस हैं उसको कैप्चर कर लिए, तो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, या 1 डिग्री पर 165 मीटर। ओके, तो ये हुआ नॉर्मल लैप्स रेट। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने नॉर्मल लैप्स रेट देख लिया। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि टेम्परेचर जो है सो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो अर्थ धीरे धीरे रेडिएट कर रहा है और सिर्फ टेम्परेचर जा रहा है, बाकी कुछ नहीं जा रहा है वहाँ से। अब एक इसी में टॉपिक होता है आपका कन्वेक्शनल करंट, उसको समझना पड़ेगा। तो हमने अब यहाँ पे तो जो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट है, जिसको हम लोग संवहन धारा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संवहन धारा बोलते हैं हिंदी में। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हमने यहाँ पे वो रखा है। तो हम लोगों को अगेन वही फिगर पे आना पड़ेगा कि यह अर्थ का सरफेस है और यह आपका सूरज है और यहाँ पे 90 डिग्री पे पड़ रहा है और यहाँ पे जो है सो 60 डिग्री पे सनरेज पड़ रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा इसके और इसके बनिस्बत। तो क्या होगा? ये होगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो चूँकि यहाँ पे क्या है, एयर है, तो यह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, अब हवा को ही उठाना शुरू कर देगा, या हवा हल्की हो जाएगी और ऊपर जाने लगेगी। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपका इंसुलेशन। सूरज का जो सूर्य तप है, इंसुलेशन से क्या होता है, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा और बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, सॉरी प्रेशर घटेगा या प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, विंड शुरू हो जाएगा, विंड फ्लो शुरू हो जाएगा। यही पढ़ा था ना हमने पूरे क्लाइमेटोलॉजी में। देखिए तो ये पॉइंट को हमने, ये पॉइंट ए है, इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए कि आपका टी है, ज़्यादा है, टी ए टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हवा को ही उठाने लगा है, या कहिए कि हवा को उठाने लगा, या कहिए आप ऐसा कह सकते हैं कि हवा गर्म हो गई। तो कोई भी चीज़ गर्म हो गई तो उसके पास एनर्जी आएगी, आपके पास एनर्जी आएगी, हिलना डुलना शुरू हो जाते हैं, तो हवा भी हिलना डुलना शुरू होगी, और हवा जब हिलना डुलना शुरू होगी तो इधर जाएगी तो इधर ठंडी हवा, इधर जाएगी तो इधर ठंडी हवा, तो उसके पास रास्ता क्या बचेगा भाई, ऊपर जाने का। तो हवा ऊपर जाएगी, जैसे ही इधर जाएगी तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी ज़्यादा है तो सबसे पहले उसको जो रास्ता मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट शॉर्टेस्ट पाथ पट से निकल जाएगा, वैसे ही एनर्जी है, जहाँ शॉर्टेस्ट पाथ मिला निकलेगा, पट से वो ऊपर उठना शुरू करेगा हवा, क्योंकि ऊपर मतलब फ्री है, नीचे तो धरती के अंदर घुसेगा नहीं, इधर जाएगा नहीं, क्योंकि इधर दोनों साइड हवा है, एक ठंडी हवा इधर ठंडी हवा है। तो हवा आपका इधर नहीं मूव करेगा, हवा आपका इधर नहीं मूव करेगा, और ये तो अर्थ का सरफेस ही है, तो नीचे तो जाएगा नहीं, तो हवा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और जब हवा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टी ए मतलब टेम्परेचर एट पॉइंट ए बढ़ेगा, मतलब पी ए मतलब प्रेशर एट पॉइंट घटा। क्यों घटा भाई? क्योंकि हवा का दबाव ऊपर से नीचे है, लेकिन यहाँ हवा नीचे से ऊपर जाने लगी। समझना बात को, हवा का दबाव आपके सर पे जो है सो मान लीजिए 30 kg या 20 kg रखा हुआ है,
ऐसे दबा रहा है ना। अब क्या होगा कि हवा का दबाव जब टेम्परेचर पड़ा यहाँ पे पॉइंट ए पे, तो हवा ऊपर उठने लगी। हवा ऊपर क्यों उठने लगी? क्योंकि हल्की हो गई और दोनों साइड से ठंडी हवाएं हैं, उसके जाने के लिए एक ही जगह है ऊपर जाने का, तो ऊपर जाने लगी। जब ऊपर गई, हवा का दबाव तो नीचे है लेकिन हवा ऊपर जा रही है, तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। जब प्रेशर इस पॉइंट पर रिड्यूस हो जाएगा तो ये पॉइंट मान लो कि यह बी है और यह सी है, तो बी और सी पॉइंट की हवा, या कहिए कि इधर तो ठंडी हवा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है? कम है, और यहाँ पे प्रेशर अभी भी उतना ही बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ की एयर जो है सो मूव करना शुरू कर देगा, किधर? इस डायरेक्शन में। और इधर की एयर जो है सो मूव करना शुरू कर देगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और जब दोनों एयर टकराएगा, ये 90 डिग्री पे हो रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना, सामने सामने से टकरा रहा है ना, तो टकराएगा तो क्या होगा? घूमने लगेगा और यहाँ पे आपका साइक्लोन या चक्रवात का फॉर्मेशन होगा। समझे बात को? तो यह हवा जो ऊपर उठ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट। ओके, जो हवा ऊपर उठ रही है, तो यही, चूंकि यहाँ एयर मूव कर रहा है। अभी इसके पहले हम लोगों ने जो नॉर्मल लैप्स रेट देखे थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वह हवा, वहाँ टेम्परेचर सिर्फ जा रहा है, हवा से लेना देना नहीं है। यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट हो सकता है, यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट, यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट हो सकता है। यहाँ चूंकि 90 डिग्री पड़ रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अचानक से उसको हवा गर्म करेगा, जगह नहीं मिलेगा, ऊपर भगेगा तो प्रेशर डाउन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर डाउन हुआ, हवा मूव करना शुरू करेगा, लेटरली कोलाइड करेगा। तो गांव के गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे, हवा अचानक से घूमने लगेगी। रीजन क्या है? यही तो रीजन है उसका। तो प्रैक्टिकल है ये, कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम थ्योरेटिकल है, चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल है, आपके सामने देखी हुई है। लेकिन आपको थ्योरी समझ में आएगा तो उसको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो एयर मूव अपवर्ड इज कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट। और ये होता क्यों है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ना जी, या तापमान की मात्रा अगर ज़्यादा है तो ये मूव करेगा। और इसी को कहा जाता है एडियाबेटिक लैप्स रेट, या ALR। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम कहते हैं, क्या है कि हिंदी थोड़ी हमारी गड़बड़ है, रुद्धोष्म ह्रास दर। अब पता नहीं क्या है ये रुद्धोष्म ह्रास दर। तो रुद्धोष्म ह्रास दर का मतलब क्या हुआ कि हवा ऊपर उठ रही है, हवा फिजिकली ऊपर उठ रही है और प्रेशर टेम्परेचर के कारण, तो ये हुआ आपका कन्वेक्शन करंट या रुद्धोष्म ह्रास दर बोलते हैं, या एडियाबेटिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हवा जो है, एयर मूव अपवर्ड इन बंडल, या कहिए कि समूह में हवा ऊपर जा रही है। समूह में हवा क्या हो रही है? ऊपर जा रही है। ठीक है, तो नॉर्मल लेफ्ट समान ह्रास दर हो गया। और कन्वेक्शन करंट आपको समझ में आ गया कि कन्वेक्शन करंट को हम लोग सीसी बोलेंगे आने वाले, अब इसको टर्म जो है सो आने वाले टर्म में सीसी बोलेंगे। देखो ये टर्मिनोलॉजी है, जब तक यह क्लियर नहीं होगा ज्योग्राफी समझ में, क्लाइमेटोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा। तो टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कन्वेक्शनल करंट हो गया, एयर मूव कर रहा अपवर्ड। ये जब एयर मूव करेगा अपवर्ड तो अब ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो टेम्परेचर कम है ना भाई, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर घटता है। तो टेम्परेचर घटेगा तो यह एयर अभी तो बंडल के साथ गया है, एकदम ठूसा ठूसी में जा रहा है, क्योंकि अभी इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो अब ये क्या होगा कि जो आजू बाजू की हवाएं हैं, ऐसे घूमते हुए ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। और यहाँ पे कहीं तालाब हुआ, यहाँ कहीं रिवर हुआ, तो ये गर्म हवा मान लो इधर गर्म से कहीं से आ रही है, तो इसको मॉइस्चर पट ले ली और ये ऊपर जा रही है। जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा? फैलेगी। और फैलेगी तो टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा? जब यहाँ जो बॉन्डिंग बनी थी वाटर और एयर का, वह वाटर और एयर यहाँ जा करके दोनों बॉन्डिंग टूटेगा।
दोनों अलग होगा, सेपरेट होगा। सेपरेट होगा तब जब वाटर यहाँ साथ में जाने के वादा हुआ तो वो गड़बड़ होगा, वो टूटेगा तो धस धस धरती पर गिरना शुरू हो जाएगा, तो बारिश शुरू हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो गया। आने वाले टाइम में अपन बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे हमने आपको ये बता दिया, आपका कन्वेक्शनल करंट हो गया, यहाँ जो है एयर का अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है, उसको समझना है। थर्मल इन्वर्जन, ठीक है, इसको हम लोग तापीय व्युत्क्रम बोलते हैं। तापीय व्युत्क्रम, यह क्या चीज़ है? टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, नहीं तो मामला गड़बड़ होगा। आप मान लीजिए कि जनरली क्या होता है कि गांव में मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये घूर लगा है, बिहार में जाइएगा तो ठंडी के दिनों में बहुत लोग इसको लगाते हैं। या आपने कहीं आग जला दिया है, ठीक है, आग जला दिया तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे हीट ऊपर निकल रहा है, कंटिन्यूअसली हीट ऊपर निकल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे कहीं से पानी ले आके डालना शुरू किया, वाटर का यहाँ पे फ्लो शुरू कर दिए, ये हीट है जो ऊपर जा रहा है, तो ये आपका हीट है। और इसके बाद जो ऊष्मा निकलेगी, इसके बाद जो हवा निकलेगी वो ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये जो है सो हॉट है और ये थोड़ा सा आपको कोल्ड का है या थोड़ा कम हॉट का है। तो ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, तो जब ये दोनों हवा मिलेगी तो इसी को कहा जाता है थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन या तापीय व्युत्क्रम, इसका मतलब ये हुआ upper part having high temperature या ऊपर ज़्यादा तापमान and lower part having low temperature या नीचे कम तापमान। तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो है सो एक तरह से कहा जाए हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉग या कुहासा, ठीक है। क्योंकि जब ये हवाएं, जब ये नीचे से ठंडी ऊपर गर्म वाला जब मिलेगा तो फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन, ठीक है। तो फॉग या मिस्ट या वो उसका जो है सो ऐसा होता है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें सीख ली हैं यहाँ पे। अब वो 3 चीज़ें क्या है कि हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे कि NLR नॉर्मल लैप्स रेट, उसके बाद में ALR एडियाबेटिक लैप्स रेट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने थर्मल इन्वर्जन, ये 3 टर्म को हम लोगों ने सीख लिया। इसमें क्या है, ओनली जो है सो हीट मूव करता है, और इसमें क्या है, हीट प्लस एयर दोनों जो है सो अपवर्ड मूव करता है, और यहाँ पे अपर कोल्ड, अपर हॉट एंड लोअर कोल्ड, ओके। तो ये जो है सो आपका 3 टर्म है जो समझ लिए। और ये तीनों क्या हो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली पढ़ रहे हैं, तो ऊपर जाने वाली जितनी क्रियाएं होगी उसके बारे में समझना पड़ेगा, तभी तो हम जाके समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एक कंपेरिजन कभी कभार पूछ देता है, आपसे एग्जामिनर एग्जाम में या इंटरव्यू में कहीं पे भी आपसे पूछ दे रहा है, या आप अपने नॉलेज का चमक दिखाना चाहते हैं, तो एडियाबेटिक लैप्स रेट और नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, साधारण तापमान ह्रास हो गया या फिर जो है सो रुद्धोष्म तापमान ह्रास हो गया, इसमें ज़्यादा कौन हो गया कम कौन हो गया, अगर आपसे कंपेरिजन कह दिया जाए तो आप क्या बताएंगे इसमें? तो देखिए, ये एडियाबेटिक वाले में क्या हो रहा है, तो हवा उठ रही थी, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या था,
ज़्यादा था ना, और यहाँ पे तो सिर्फ टेम्परेचर ही ऊपर जा रहा है, हवा तो अपने जगह पे है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एडियाबेटिक लैप्स रेट में जो है सो आपको 5.5 फ़ारेनहाइट पर 1000 मीटर के हिसाब से टेम्परेचर रिड्यूस होता है, लेकिन नॉर्मल लैप्स रेट में 3.6 होता है, टेम्परेचर घटता है। तो ये कंपेरिजन है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जो है सो एक तरह से क्लियर जवाब देना है कि देखिए सर इसमें ऐसा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यह ज़्यादा है टेम्परेचर लैप्स रेट में और वह जो है सो कम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि विंड जो है, हवा का हम लोगों ने देखा था कि टी ए का पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा है और टी बी का कम है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ से हवा क्या होगी, कुछ ऐसे मूव करना शुरू करेगी, तो इसी को कहा जाता है विंड। यही है विंड या हवा। ओके, यही विंड या हवा है। तो ये विंड जो है सो प्रेशर डिफरेंस के कारण मूव करना शुरू करता है। अब इसी से एक और पॉइंट आता है प्रेसिपिटेशन, हालांकि आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो थोड़ा सा, जो हम लोगों ने बताया था आपको कि कन्वेक्शनल करंट ऊपर गई तो फैली तो एयर अब प्लस वाटर, जो यहाँ एयर है, एयर अब प्लस वाटर है, इसमें ये दोनों साथ थे, अब ये दोनों अलग अलग होंगे, तो एयर बच जाएगी, वाटर अब छोड़ेगा, इसको हल्का होगा, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, बॉन्डिंग दोस्ती खत्म हुई, एनर्जी खत्म हो रही है, तो दोस्ती भी खत्म होगी, पैसा रहता है तो दोस्ती रहता है, पैसा खत्म दोस्ती खत्म, तो दोस्ती खत्म होगी, तो ये क्या होंगे बेचारे, अब ये बेचारे को नीचे गिरना पड़ जाएगा यहाँ पे, और यही होता है प्रेसिपिटेशन या वर्षा, दैट इज द रेनिंग। ओके, तो एनर्जी है तो दोस्ती है, एनर्जी खत्म दोस्ती खत्म वाली बात है, नेचर का रूल है, नेचर में हम लोग जी रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। एक्चुअल में दुख का जो मेन रीजन है पूरे मानव जाति में, हम लोग चाहते हैं हर चीज़ को स्टेबल बना देना, और नेचर तो नेचर का नियम ही अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी यहाँ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, और हम लोग चाहते हैं 60 साल में ये कर लें वो कर लें, बाद में मालूम चलता है मरने के टाइम पर अरे यार गलती हो गई, ये जितना किए उसे कोई मतलब ही नहीं है, अपने को तो यहाँ से जाना है। तुम खुद ही स्टेबल नहीं हो, तुम खुद ही नेचर के विरुद्ध चल रहे हो, तुम बोल रहे तुम्हें सुख मिलेगा, कहाँ से मिलेगा यार, सुख और दुख तो मानव की कल्पना है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे, वो देखेंगे आपका कि एडियाबेटिक या रुद्धोष्म ह्रास दर, अजीब सा वर्ड है भैया। ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट या रुद्धोष्म ह्रास दर क्या है, इसको एक्चुअल में क्या है कि दो टाइप से इसको डिवाइड कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आने वाले टाइम में, चूँकि आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो कोई पॉसिबिलिटी अपन छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत आए, तो इसको दो टाइप में अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ड्राई ALR और दूसरा होता है वेट ALR। ये ALR ना, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये वेट ALR हो गया और ये ड्राई ALR हो गया। ठीक है, तो जो वेट ALR है और जो ड्राई ALR है, इसका मतलब है कि यह सूखा होगा, सूखा रुद्धोष्म ह्रास दर हो गया, और यह क्या हो गया, गीला हो गया या भींगा हो गया। ठीक है, अब वो जोग्राफिकल टर्म आप लोग थोड़ा सा बुक में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इस टर्म को थोड़ा सीखेंगे बुक से, क्योंकि अंग्रेजी के टर्म तो हमें क्लियर है, हिंदी के टर्म में हम लोग गूगल ट्रांसलेशन की यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास हिंदी की उतनी बुकें नहीं हैं। तो आप लोग जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक तो होगी, तो आप ज़रा उसको देखिएगा कि, और वर्ड को करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ड्राई ALR और वेट ALR क्या है, देखो भाई, ड्राई ALR का मतलब ये यहाँ पे है कि एयर जो है सो ड्राई है। ठीक है, एयर ड्राई है, या कहिए कि टेम्परेचर जो है सो इसका ज़्यादा है, सूखा है, तो यहाँ पे वर्षा का चांस कम होगा, लगभग नहीं होगा, या एयर का मूवमेंट जो हो रहा है
इन ड्राई एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लू है वह कैसा होगा, ड्राई एयर होगा, क्योंकि गर्मी से गर्मी में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लू है ऊपर भी जाएगा तो उससे वर्षा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह जो है सो गर्म है। तो एक्चुअल में हम उसको लू में हालांकि डालना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको रहने दीजिए, नहीं तो अभी मतलब उस लेवल का नहीं है तो दिक्कत जाएगी आपको। उसके बाद में ये जो है सो आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और सन का जो लाइट है, यहाँ पे सन की लाइट 90 डिग्री पे आपको आके पड़ेगी, तो जिसके कारण जो है सो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और एयर जो है सो ड्राई में आपको एयर जो है सो फास्ट अपवर्ड मूवमेंट होगा। यह आपका सूखी हवा हो गया और इसमें तापमान ज़्यादा होगा और वर्षा का चांस नहीं है, और हवा जो है सो तेज़ी से ऊपर जाएगी, ठीक है, यह फास्ट मूव करेगी, ओके। और यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि यह डिपेंड करेगा आपको टोपोग्राफिक पे, या जो वहाँ की लैंड है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि आपका कहीं पहाड़ है कहीं पठार है, तो वहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ वहाँ की जो लैंड का आकार है, या वहाँ की भूमि का जो साइज है, या भूमि का जो स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो इसका पूरा उल्टा होगा वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट कैसे होगा इसमें, कि यहाँ पे एयर जो होगा वेट होगा, या गीला भींगा एयर होगा। दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर जहाँ से एयर आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वर्षा होगी भाई, प्रेसिपिटेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, एयर मूव इन वेट एरिया, जंगल से और या बारिश वाले जो जगह है वेट एरिया, ओशन से वेट एरिया से एयर मूव करेगा। उसके बाद में एयर मूव इन स्लो मैनर, धीरा एयर मूव करेगा। आप लोग हिंदी वाला जो है सो इसी का अपोजिट होगा, तो आप लोग लिख लेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और यह भी जो है सो टोपोग्राफी कंट्रोल होगा, ओके। तो ये जो है सो एयर वर्षा करेगी अगर, और यह एयर जो है सो वर्षा नहीं करेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहाँ पे आपको टोपोग्राफी या वहाँ की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, और यहाँ पे एक्चुअल में एडियाबेटिक लैप्स रेट का जो मेन फीचर्स अगर हम कहें, अगर हम वेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक लैप्स रेट तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दें। आपने पढ़ा है सिलेबस में एयर का स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी। तो इसमें जो है आपका वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या करता है कि वर्षा करता है, गर्जन करता है और बहुत सारी क्रियाओं को यहाँ पे अंजाम देता है। तो जो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है, एक तरह से कहा जाए तो एयर के स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो मैकेनिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी के लिए जो है सो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो आपका वेट ALR जो है सो जिम्मेदार है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपका वर्टिकल वाला हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे हॉरिजेंटल वाला, ठीक है।
तापमान का क्षैतिज वितरण। अब हम लोग देखने जा रहे हैं तापमान का क्षैतिज वितरण। तो तापमान का जो क्षैतिज वितरण है, हमने आपसे क्या बोला था कि सन जो है आपका यहाँ से लेकर के 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच में ये है, तो यहाँ इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका 23 1/2 नॉर्थ से लेकर के 23 1/2 साउथ तक जो है सो टेम्परेचर की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर की बात आती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 0 डिग्री पर नहीं होगा। ठीक है, यह जो है सो आपको, क्योंकि 0 डिग्री पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चूँकि साल भर यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे चूँकि एक लो प्रेशर बेल्ट बना रहता है, क्लाउड्स हैं यहाँ पे रहते हैं, बारिश होता है, क्लाउड्स हैं, वर्षा है, तो यहाँ पे इससे थोड़ा हट के होगा। ठीक है, तो ये जो है सो आपका 20 के समथिंग जो है सो, या कहिए कि आपको आसपास होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपका यह अर्थ सरफेस है, तो यह पॉइंट मान लीजिए कि ए है। ठीक है, यह पॉइंट ए है और अर्थ का मूवमेंट कैसे हो रहा है, अर्थ जो मूव कर रहा है वह वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है। तो यह पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है सो दिन में टी ए है और नाइट में या रात में टी बी है। तो दिन में यहाँ पे जब मैक्सिमम टेम्परेचर होगा तो नाइट में जो है सो मिनिमम टेम्परेचर होगा। तो एट पॉइंट ए मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, तो ये जो है सो आपका 24 आवर्स का यहाँ से टेम्परेचर ए पॉइंट का निकल आएगा। तो ए पॉइंट का जब दिन भर का टेम्परेचर निकल गया, मान लीजिए कि यह 20 डिग्री आता है, सपोज डेट 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको पीछे अगर घुमाइएगा ऐसे यह लाइन, तो इस सारे लाइन पे एवरेज टेम्परेचर जो है सो 20 डिग्री सेल्सियस ही आता है। तो ये जो समान टेम्परेचर वाली जो एक लाइन खींच गई, ये एक लाइन बन गई, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म लाइन या समताप रेखा। तो यहाँ पे एक जगह का, एक्चुअल में पूरे जगह का टेम्परेचर हम लोग नहीं निकालते हैं, उस लाइन के सिद्ध में एक जगह का दिन भर में मैक्सिमम टेम्परेचर काउंट करते हैं और रात भर में मिनिमम टेम्परेचर काउंट करते हैं। तो चूँकि दिन में मान लो 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है, तो रात को उसी टाइम में मिनिमम टेम्परेचर होगा, और जब मिनिमम टेम्परेचर होगा 12 घंटे बाद एक पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर और फिर 12 घंटे बाद मिनिमम टेम्परेचर, एवरेज निकाल लिए, और उसी लाइन को, उसी पॉइंट को हम आगे और उसी पॉइंट को पीछे उस टेम्परेचर के लाइन वाली रेखा मान लिया जाता है उसको, और उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म लाइन या समताप रेखा। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गया इस टेम्परेचर रेंज में, इस लाइन हो गया, इसी को हम लोग, और यहाँ पे जो ये आइसोथर्म लाइन है इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, तो वेस्ट से ईस्ट करते हैं। क्यों वेस्ट से ईस्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अर्थ जो का मूवमेंट जो है सो वेस्ट से ईस्ट में है, तो इसलिए जैसे इसको ड्रॉ भी वेस्ट से ईस्ट में ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। तो ये हमने आपको आइसोथर्म लाइन बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सन का मूवमेंट जो है सो आपका, मान लीजिए कि यह हमारा अर्थ हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, और यह जो है सो आपका 23 1/2 हो गया, और ये 23 1/2 साउथ हो गया, यह नॉर्थ हो गया। तो यह पॉइंट है, तो यह पॉइंट मूव करके यहाँ आ रहा है, यह पॉइंट मूव करके ऐसे मूव कर रहा है। ओके, और यहाँ पे यह जो है सो आपका नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पे यह हो गया साउथ पोल हो गया। तो मान लीजिए कि सन आपका जब इस पॉइंट पे आया तो बर्फ़ की चादरें ऐसे बननी शुरू हो जाती है, और जब सन मूव करके जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आता है तो बर्फ़ की चादरें ऐसे मूव करना शुरू हो जाता है। समझ रहे बात को। तो सन के मूवमेंट के हिसाब से जो अर्थ में जो बर्फ़ की चादर है, लेयर्स ऑफ द आइस है, उसका मूवमेंट होता है सन के मूवमेंट के हिसाब से।
तो ये भी आपको इसका भी एक पैटर्न को समझना है कि कैसे हो रहा है। ये सारा चीज़ जो है सो सन के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको आइसोथर्म लाइन हो गया, आपका टोरॉइड ज़ोन हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका, इसको हम लोग जो है सो पोलर ज़ोन बोलते हैं, या एक तरह से कहा जाए तो मिनिमम टेम्परेचर ज़ोन हो गया। ओके। और यहाँ पे जो है सो, तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो उष्ण, यहाँ पे उष्ण कटिबंध कहा जाएगा, या एक तरह से कहा जाए तो ट्रॉपिकल ज़ोन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा है। और यहाँ पे इस वाले रेंज में ये आपको 66.5 हो गया, 1/2 नॉर्थ हो गया, और 66.5 1/2 साउथ हो गया। तो इस वाले जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले जोन को हम लोग बोलते हैं आपका टेम्परेट, शीतोष्ण, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है। और फिर जो है सो ये पोलर जोन हो गया। तो यहाँ पे निगेटिव में टेम्परेचर है, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रहेगा, और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव में हमेशा हाई टेम्परेचर रहेगा उष्ण कटिबंध में। तो ये आपका जो है सो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देख लिया, आइसोथर्म लाइन देख लिया। अब यहाँ पे अब आइसोथर्म लाइन में आगे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ना है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है।